वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जो हम यहाँ पर पेपर कर रहे थे उसका हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। हाफ ईयरली 2024-25 का पेपर है राजस्थान बोर्ड का। जो चैनल पर नए आए हैं तो हमारे पुरानी वीडियोस देख लें, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट करके दे दिया गया है। आज हम सेक्शन सी को कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि गाउस के नियम द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्याप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। और भी क्या दे रखा है, विद्युत विध्रुव कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। यानी कि गॉस लॉ की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इन्फिनिटी लॉ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से, और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पर। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स 1.5 प्लस 0.5। ठीक है, तो 0.5 तो डायग्राम के लिए और 1.5 डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए, दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर से हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड में मैक्सिमम टाइम्स वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला वाला हमारे पास सवाल है यहाँ पर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग एक वायर है, उसका हमने टुकड़ा ले लिया है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में। इसको हमने कंसीडर कर लिया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है हमारे पास, उसकी रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है, और उसकी लेंथ है हमारे पास x। आप l ले लें, x ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है भाई, अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर कितने एरिया हैं, 1 2 3, 2 तो सर्कुलर पार्ट है और एक सिलिंड्रिकल यानी कि जो कर्व पोर्शन है वो ये। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, टुवर्ड्स इंफिनिटी आप कह सकते हैं। तो ये जो अपने पास सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, जो मेरे पास स्टाइलस है, इसका जो सर्कुलर पार्ट है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, नीचे वाले की एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो अपने पास ये कर्व पोर्शन है इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी स्टडी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो पहले वाले का हमने एरिया वेक्टर ले लिया ds1, ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, और फिर आप देखिएगा नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ऊपर से भी फ्लक्स मिलेगा 0, नीचे से भी फ्लक्स मिलेगा 0, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो E और ds1 के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। लेकिन ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल बनेगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री अपने पास होता है +1। तो सिर्फ इसी वाले पोर्शन से फ्लक्स निकलेगा। तो चलिए इस वाले पोर्शन से फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल मिलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds, आप चाहे तो ds3 लिख सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे, वेक्टर हट जाएंगे, हमारे पास आएगा cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे सिग्मा क्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा क्यू है हमारे पास कितना चार्ज एनक्लोज किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वायर है हमारे पास, इस वायर का खाली ये वाला पोर्शन ही तो इसने एनक्लोज कर रखा है। ये वायर तो इन्फिनिट लेंथ का है। इन्फिनिट लेंथ का मतलब जिसके एंड्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहला तो मतलब ये होता है। दूसरा मतलब होता है कि उस वायर के हम बहुत नजदीक खड़े हुए, तो वायर जो है इन्फिनिट लेंथ का है, लेकिन उसका खाली एक टुकड़ा ही एनक्लोज कर रखा है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि इस वायर की, ये जो वायर है हमारे पास इन्फिनिट लेंथ है, इसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो x लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू x। तो x लेंथ में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, लैम्डा इंटू x। नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ds3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई rx इज इक्वल टू लैम्डा x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन स्मॉल r, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। ठीक है,
तो ये डेरिवेशन तो खत्म हो गई है, आप डायग्राम बना दीजिएगा, भाई डायग्राम में क्या क्या दे रखा है उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा और डेरिवेशन कर दीजिएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को 2/2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ये हमें देखने के लिए मिलेगा, क्यों 2/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बन गया, ऊपर वाला 2 अपनी जगह आ गया। एक सिंपल सी डेरिवेशन थी। अब बच्चों जल्दी से इसका जो और पोर्शन है वो हम करेंगे, वो भी चैप्टर फर्स्ट से ही। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक डायपोल होना चाहिए, तो चलिए डायपोल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक डायपोल है, यहाँ -q, यहाँ +q, और डायपोल की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 2 है, ठीक है। और जो ये डायपोल सेंटर हो गया, और जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हो गई है हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब ये जो हमारे पास डायपोल सेंटर है, इस डायपोल सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक्सिस पर ही, डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट भी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेंगे, 2 चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेंगे। +q की वजह से ये जो p पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड, इसको हम E1 कंसीडर कर लेते हैं। और -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E2 कंसीडर कर लेते हैं। आप देख लीजिए E2 का जो मैंने एरो बनाया है वो छोटा बनाया है, और E1 का जो एरो बनाया है वो बड़ा बनाया है। वजह बहुत साफ है, क्योंकि +q p के नजदीक है, डेट्स वाई वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और -q दूर है तो डिस्टेंस की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसको हम वेक्टर की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक ऊपर है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री है, और जो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी अपने पास स्मॉल a है। दोनों ही स्मॉल a हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम इसके वेक्टर फॉर्म को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट लिख रहे हैं E2 - E1, ठीक है। तो +q की वजह से p पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q की वजह से p पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख देते हैं E1, और इसको लिख देते हैं, क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है, ठीक है। तो आप देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला है kq, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है तो q1 लिखने की जरूरत नहीं, kq। अब जो डिस्टेंस है bp हमारे पास क्या होगा, r में से अगर मैं a को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास bp आ जाएगा, तो r - a का होल स्क्वायर माइनस, फिर मैं kq लिख दूंगा, नीचे आ जाएगा r + a का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर a से मुझे p के डिस्टेंस निकालने हैं तो a और r को मुझे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जो ये माइनस आया है ये डिफरेंस की वजह से माइनस आया है, चार्ज की नेचर की वजह से ये माइनस नहीं आया है, कीप इन योर माइंड। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर kq आ जाएगा साइड में, हम एलसीएम ले लेंगे, r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा r + a का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा r - a का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा 4ar, और नीचे आ जाएगा r² - a² का होल स्क्वायर। ये हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वरना एग्जाम में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये जो 4 है, 4 के हम 2 × 2 करेंगे, तो एक 2 तो मैं k के साथ रख दूंगा, और एक जो 2 है वो a के साथ रख दूंगा, ठीक है। एक k के साथ रख दूंगा, a के साथ रख दूंगा, और 2 × q मैंने r बाहर ले लिया है। आप जानते हैं 2 × q क्या होता है, 2 × q होता है डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा E एक्सियल, तो E एक्सियल हमारे पास हो गया 2kp r/r² - a² का होल स्क्वायर, हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि r² बहुत बड़ा है a² से, तो a² को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूंगा। अगर मैं नेग्लिजिबल कंसीडर करूँ, खाली बचेगा r² की पावर स्क्वायर, 2 × 2 4 से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी E एक्सियल = 2kp/r³, क्योंकि हमने a² को नेग्लिजिबल कंसीडर किया है। तो नीचे आ जाएगा r² का स्क्वायर, तो r² का स्क्वायर हो गया r⁴ नीचे, एक r ऊपर, r से r⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो r³ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली ये डेरिवेशन कर देंगे, डायग्राम बना देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
तो चलो बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का 16 के बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम का इस्तेमाल करते हुए वो आपसे कह रहा है कि अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक तार के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और उसका आपको डायग्राम में ड्रॉ करना है। 4th चैप्टर का है और ये जो 17 का और वाला है ये भी 4th चैप्टर का है, दोनों 4th चैप्टर से आएंगे। इसमें सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहा है कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो आपको देखा गया है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो एंगल बनाएगी 0 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में। तो आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, और आपको टाइम पीरियड के लिए और जो अपने पास चूड़ी अंतराल है जिसे इंग्लिश में पिच कहते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए जल्दी से देखेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये एम्पियर वाला सवाल करता, नीचे वाला नहीं करता, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इन्फिनिट लेंथ का वायर बनाएंगे। इन्फिनिट लेंथ का वायर हमने बनाया, उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है साहब। हमने इस पर कोई सेंटर ले लिया, उसको सेंटर यानी कोई पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट को हमने सेंटर मान के हमने आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आर रेडियस का जो सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डीएल है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो हम एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे। एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ है अपने पास B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। तो सिग्मा I को आप I लिख दीजिए, डॉट को हटा दीजिए, अपने पास आ जाएगा cos 0 डिग्री। इंटीग्रेशन करेंगे, cos 0 डिग्री 1 होता है, इंटीग्रेशन DL का करेंगे। तो DL का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 पाई r, यानी कि ये सरकमफेरेंस, ठीक है। और मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पाई r का। अब आप देखिएगा ये डेरिवेशन जो है वो खत्म हो गई है, बहुत ही आसान है। तो इन्फिनिट लॉन्ग जो वायर है, जो अनंत लंबाई का अपने पास धारावाही चालक तार है, उसका हमने एक टुकड़ा लिया है और उस टुकड़े पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, कहीं भी ले सकते हैं। उस पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया, और सेंटर मान के हमने एम्पियर सर्कुलर लूप यानी कि एम्पीरियन लूप हमने वहां पर लिया है। हिंदी में भी एम्पियर लूप है, अंग्रेजी में भी एम्पीरियन लूप है। उसकी रेडियस अपने पास स्मॉल r है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस लूप के अलोंग है। वो कैसे पता लगेगा, राइट हैंड थंब रूल की मदद से। राइट हैंड थंब रूल की मदद से पता लग जाएगा। और डीएल और बी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। डीएल जो है यहाँ पर एक एलिमेंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। और फिर डेरिवेशन कर दें। और अगला देखिएगा, वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास z एक्सिस है, ठीक है। जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसे हेलिकल मोशन करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, जैसे हेलिकल मोशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं उसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ किसी पॉइंट पर, तो मैंने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी। तो एक तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और एक इस डायरेक्शन में मिलेगी जो पैरेलल कंपोनेंट है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। ये हो गया अपने पास v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो इसके बाद दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, इसलिए ये दो मोशन करेगा, सिंगल मोशन नहीं करेगा। तो ये ऐसे हेलिकल मोशन करता हुआ, कुंडलिनी पथ तय करता हुआ आगे चला जाएगा। यानी दो हो गए एक साथ। वृत्ताकार पथ में भी गति कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशन करते हैं क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो आपको यहाँ पर बात समझनी है कि जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v। तो मेरे पास r होना चाहिए या v होना चाहिए, फॉर्मूला निकल जाएगा। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए जानते हैं। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन सिर्फ तभी हो सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल मिले, और यहाँ पर वो जो मिल रहा है वो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से मिल रहा है, चुंबकीय लॉरेंस बल की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है अपने पास mv² अपॉन r यहाँ पर रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि जो लंबवत घटक है उसी की वजह से ही ये सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, ठीक है। और एफएम अपने पास है q, v परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर से r v स्क्वायर परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई mv परपेंडिकुलर
अपॉन क्यू बी। अब ये जो आर की वैल्यू है वो मैं यहां रख दूंगा। आप देखिएगा मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और ये नीचे वाला जो है ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसको भी परपेंडिकुलर कर देंगे, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपके पास हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड आ गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपको पिच निकालना, तो भाई पिच क्या होती है, पिच को समझ लीजिए आप कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, यहां पहुंचा हाफ साइकिल, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां पहुंचा हाफ साइकिल, तो इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड डी। यानी एक साइकिल करने में, एक साइकिल जब उसने कंप्लीट किया तो उसे करने में जो उसने लीनियर डिस्टेंस कवर करी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो उसने रेखीय दूरी तय की है एक चक्कर लगाते वक्त, वो पिच कहलाता है। ये हिंदी में चूड़ी अंतराल कहलाता है। ये भी बहुत सिंपल है। हम जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी होता है चाल इनटू समय। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम d बराबर कर देंगे v पैरेलल इनटू t। सर आपने पैरेलल क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमारे पास वेलोसिटी ही क्या है, v पैरेलल। तो v पैरेलल की जगह लिख दूंगा v cos थीटा, और जो टाइम पीरियड है उसकी जगह लिख दूंगा मैं 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब इस फॉर्मूले को आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा पिच की, यानी कि चूड़ी अंतराल की, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आवेशित कण एक चक्कर पूरा करता है तो उस एक चक्कर पूरा करने में जो रेखीय दूरी तय करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षैतिज घटक के साथ v cos थीटा के साथ, वही चूड़ी अंतराल कहलाता है। द डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, दैट्स कॉल्ड पिच। ठीक है, वो लिख सकते हैं, और ये अपने पास डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे फटाफट। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो हमारे पास जो 18 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की आपको वर्किंग बतानी है और नेसेसरी डायग्राम बनाना है, और जो पीएच निर्माण की प्रक्रिया है वो हमें यहां पर देखनी है। हाँ तो बच्चों अपने पास ये वर्किंग आपसे पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर कई बार आया राजस्थान बोर्ड में, फुल वेव रेक्टिफायर कई बार राजस्थान बोर्ड में। एक बार इसकी आप वर्किंग समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं। तो अपने पास यहाँ पर टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, हिंदी में कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एसी के आधे ही पोर्शन को रेक्टिफाई करता है, यानी कि डीसी में, या ये कह सकते हैं कि वन डायरेक्शन करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन अगर आप उसकी लिटरल डेफिनेशन देखेंगे या आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है एक दिशिक करने वाला, यानी वन डायरेक्शन करने वाला। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी रिपल्स को निकाल देता है, एसी रिपल्स को निकालने का काम करता है। और ये एसी रिपल्स जो है, जो साइनसॉइडल फॉर्म है उसकी, उसको तो रखता है लेकिन जो डायरेक्शन चेंजिंग है उसे निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम बनाएंगे, हमने एसी इनपुट करना है, ये एसी इनपुट कर दिया हमने, और ये हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाएंगे। सर हम ट्रांसफार्मर क्यों बना रहे हैं, अरे भाई ट्रांसफार्मर से ही तो एसी को ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये जो ट्रांसफार्मर है ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है, डोंट फॉरगेट इट, याद रखिएगा। और एक ही डायोड यहाँ पर जुड़ा रहता है, सिर्फ एक ही डायोड है, 2 डायोड नहीं, सिर्फ एक डायोड जुड़ा रहता है, डी। ठीक है, अब ये अपने पास लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस को इससे कोई मतलब नहीं है कि सर्किट के अंदर क्या चल रहा है, वो तो ये चाहता है कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, 2 डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अपने पास ए पॉइंट है और यहाँ पर अपने पास बी पॉइंट है। समझने की कोशिश कीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा भाई, एसी इनपुट करेंगे। ठीक है, तो भाई एसी इनपुट करेंगे तो एसी यहां से इनपुट करेंगे तो एसी इस तरीके से इनपुट करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज हो गई, इनपुट वोल्टेज, और ये अपने पास टाइम हो गया। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन आता है, कोई सा भी पोर्शन दे सकते हैं, नजर नहीं। तो जब ये वाला पोर्शन आएगा, हमने मान लिया कि जो ए है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पर है और बी जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी पर है, मान लिया। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, शुरुआत में जैसे हमने मान लिया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, याद रखिएगा जो एसी वोल्टेज है वो तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। हर
हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती है, प्लस है जो माइनस बन जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो, तो वो चेंज हो जाती है। तो हमने अभी फर्स्ट हाफ साइकिल लिया है, ये वाला पोर्शन लिया है, तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। अब ए पॉजिटिव है तो डायोड का जो पी है वो भी पॉजिटिव हो, तो डायोड का पी जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पर हो गया और एन जो है वो उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोलैरिटी पर हो गया। और जब वो नेगेटिव पोलैरिटी पर हो गया एन, तो हमारा जो डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस में आ गया। फॉरवर्ड बायस में ऐसा ही होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ऐसा ही होता है, और इसलिए हमें करंट देखने के लिए मिलेगा एक्स से वाई की तरफ हमें करंट देखने के लिए, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल की तरफ हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके ये वाला पोर्शन है कि अगर आप ये वाला ले रहे हैं तो अब ये वाला है, ऑब्वियस बात है इनटू डायरेक्ट, तो ये वाला पोर्शन है, पोलैरिटीज रिवर्स हो गई, पोलैरिटीज रिवर्स हो गई तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ठीक है, यही होगा। अब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, अब जो डायोड है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल पर हो जाएगा और डायोड का जो पी टर्मिनल है वो नेगेटिव पर हो जाएगा, डायोड का जो एन टर्मिनल पॉजिटिव पर हो जाएगा, और डायोड जो है हमारा वो रिवर्स बायस में आ जाएगा, यानी कि पश्च बायस में आ जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसने खाली हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई किया है, यानी जब डायोड का पी पॉजिटिव रहा सिर्फ तभी उसने करंट दिया, यानी डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आया सिर्फ तभी करंट दिया, जब डायोड रिवर्स बायस में आया तो डायोड ने करंट नहीं दिया, क्योंकि डायोड हम यहाँ पर यूज में लेते हैं वो शक्ति डायोड होते हैं, पावर डायोड्स होते हैं, और रिवर्स बायस में इन्फिनिट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट फ्लो होने ही नहीं देते हैं। हाँ, जब फॉरवर्ड बायस में था डायोड तो क्या हुआ कि करंट फ्लो हुआ एक्स से वाई, तो लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ एक्स से वाई, करेक्ट है बात, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा इस वाले केस में जब पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ए और बी पर पोलैरिटीज चेंज होंगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की मदद से जब हम वोल्टेज को आगे भेजते हैं तो वो हर हाफ साइकिल बाद पोलैरिटीज जो है वो रिवर्स हो जाती हैं, तो ए और बी पर भी पोलैरिटीज हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए कभी डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और कभी आ जाएगा रिवर्स बायस में, आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसका वेव फॉर्म बनाऊं, ये तो हमने इनपुट किया है, ये इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, और ये अपने पास टाइम है, और यहां हम क्या देखते हैं कि हमें ये पोर्शन मिल रहा है, ये खाली है, ये पोर्शन मिल रहा है, ये खाली है, तो आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास सिर्फ हाफ ही वोल्टेज मिल रही है या करंट मिल रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, डायरेक्शन चेंज जो हो रही थी एसी वोल्टेज उसे तो हटा दिया उसने, लेकिन फिर भी हमें हाफ ही पोर्शन मिल रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था अपने पास, तो चलो बच्चों हम ये जो सेक्शन सी का जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 था, उस क्वेश्चन में हमारे पास और पोर्शन है, पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए चित्र बनाकर। तो चित्र मैंने बना दिया यहाँ पर कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना दिया, आप उसको समझें कि क्या होता है। तो चलिए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर वेफर में, यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक पटलिका में एन टाइप की इम्प्योरिटी है, एन प्रकार की अशुद्धि डालते हैं, क्योंकि पेंटावलेंट होती है, तो जब ये हम डालते हैं तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, उसको हमने इस लाइन से शो किया है, इस लाइन को हम कह रहे हैं पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन संधि हम इसको कह रहे हैं, पीएन जंक्शन, पीएन संधि हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है बेटे, यहां पर दो प्रोसेस होते हैं जंक्शन पर, एक होता है ड्रिफ्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपवाह, और एक होता है डिफ्यूजन, यानी होता है विसरण, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे विसरण की, यानी कि अपवाह की और डिफ्यूजन की, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, तो विसरण की बात करेंगे, डिफ्यूजन की हम बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब ये दोनों इंप्योरिटीज यहां पर मिलती हैं तो एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पी से एन की तरफ होल्स जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए आप, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
एक्शन वैसे तो एक ही होता है, दो नहीं होते हैं यहाँ, ठीक है। तो P से N की तरफ हॉल्स जा रहे हैं, N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। वे क्यों जाते हैं? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होता है, उच्च सांद्रता होती है। उच्च सांद्रता होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो N से P की तरफ जाता है, यानी कि मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन में उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र में। और P टाइप में हॉल्स ज्यादा होते हैं, तो हॉल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में, यानी P से N की तरफ हॉल्स आते हैं, यानी जहां वो ज्यादा होते हैं वहां से वो कम की तरफ आते हैं। तो ये जो हो रहा है इसे हम कहते हैं विसरण। तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वह N से P की तरफ जा रहे हैं अपने मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में, उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम की तरफ जा रहे हैं, वैसे P से N की तरफ हॉल जा रहे हैं उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम की तरफ, यानी कि मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ। जब ये जाएंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा, और इस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहेंगे क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। लेकिन जंक्शन पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जंक्शन पे हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि इसको मिटा देते हैं यहां से ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। जंक्शन पे हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि इसका ये होल गायब हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ठीक है, यहां पर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से गायब कर देते हैं, यहाँ से हम होल को गायब कर देते हैं, यहाँ से भी हम इलेक्ट्रॉन को गायब कर देते हैं, होल को गायब कर देते हैं, ऐसा हम कर देते हैं, हमने कर दिया। ठीक है साहब, अब क्या होगा? गायब करने से क्या होगा साहब? तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है जो अलग से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया इस कलर की मदद से। तो ये वाला जो प्लस है इसका इलेक्ट्रॉन गायब, इसका जो नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इसका होल गायब है। तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया वो पेंटावेलेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जिस एटम का होल चला गया उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो P टाइप के पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, N टाइप के पास पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और मानो ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास जंक्शन है यहां पर पोटेंशियल डेवलप हो गया है, और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये जो लेयर डेवलप हुई है, ये जो परत डेवलप हुई है, इसको हिंदी में अवक्षय परत कहते हैं, अंग्रेजी में डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? द स्पेस चार्ज एक्यूमुलेटेड एट बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन। संधि तल के दोनों ओर जो आवेश इकट्ठा होता है उससे जो परत बनती है, दैट्स कॉल्ड अवक्षय परत, और इंग्लिश में हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब यह बनती क्यों है? क्योंकि P टाइप का जो ट्राइवेलेंट एटम है वो अपने होल्स को छोड़ देता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। N टाइप का जो पेंटावेलेंट है, जो पंच संयोजी परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो वो छोड़ने की वजह से पॉजिटिव हो गया, और ट्राइवेलेंट और त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव हो गया। ठीक है साहब, तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो N साइड के पास में पॉजिटिव जमा हो गया, P साइड के पास में नेगेटिव जमा हो गया। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो N से P की तरफ सेटअप हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो सेकंड प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलेगा, और वो क्या है? ड्रिफ्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवाह। अच्छा, दोनों प्रोसेस कहां हो रहे हैं? दोनों प्रोसेस जो है वो जंक्शन पर ही आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहीं देखने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है N से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, जिसको हम अवरोधी क्षेत्र कह रहे हैं या बैरियर फील्ड कह रहे हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का, यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक की गति का विरोध करते हैं। और अब होगा क्या? अब उल्टा हो जाएगा, N से P की तरफ होल्स जाएंगे, P से N की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आप ये कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, यानी जो कम वाले थे वो वहां जा रहे हैं जहां वो ज्यादा है, यानी P में होल्स ज्यादा है तो N से होल्स P की तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा है? N में। ठीक है, अब P से इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं? N में, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्ती कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करा कौन रहा है ये काम? इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये फिक्टिशियस बैटरी है, इमेजिनरी बैटरी है, वर्चुअल बैटरी, काल्पनिक है, इसे वोल्टमीटर से इस वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, होता क्या है पोटेंशियल बैरियर? क्या होता है अवरोधी विभव? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के एक्शन का अपोज करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोज करता है, विसरण प्रक्रिया का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर।
अभी ड्रिफ्ट हो जाएगा। अगर विसरण नहीं होता तो यानी डिफ्यूजन नहीं होता तो फिर ड्रिफ्ट भी नहीं होगा। अब एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन होल जा रहे हैं, पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सर फिर इसकी वजह से भी करंट होगा, बिल्कुल इसकी वजह से भी करंट होगा। दोनों करंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए, अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होना था, जितना चार्ज यहाँ पर जमा होना था, वह जमा हो गया और जमा नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो आपको डायग्राम बनाना है, आपको ये कहना है कि जंक्शन पर दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, विसरण अपवाह। ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रहे हैं मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर विसरण हो रहा है हाई कंसंट्रेशन की वजह से, जो चार्ज कह रहे हैं अपने मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी में जा रहे हैं, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और इस वजह से दोनों तरफ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। पी के पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ट्राइवलेंट नेगेटिव बन रहे हैं, 30 CuG इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है वो नेगेटिव बन रहे हैं हॉल छोड़ने की वजह से, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्स्ट्रा। और जो 5 CuG है पेंटावलेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज बन रहे हैं। और इससे जो लेयर बन रही है, जो परत बन रही है, उसको हिंदी में अवक्षय परत, अंग्रेजी में डिप्लीशन लेयर कह रहे हैं। और यहाँ पर कोई मेजॉरिटी चार्ज के अंदर कोई बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तो बना किस वजह से, माइनॉरिटी को चलाने के लिए, अल्पसंख्यक को चलाने के लिए। तो अल्पसंख्यक कैसे चल रहे हैं, एन से पी की तरफ होल जा रहे हैं, पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट बढ़ेगा। यहाँ पर भी करंट होगा, यहाँ पे ये करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, ये करंट का अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये नंबर में कम है, ये नंबर में ज्यादा है। मेजॉरिटी मूव कर रहे हैं, मिनॉरिटी शुरू में ये ज्यादा है, ये कम, धीरे धीरे ये बढ़ता है, ये कम होना शुरू होता है, फिर एक कंडीशन आती है दोनों बराबर हो जाते हैं, करंट फिर आगे फ्लो नहीं होता। इस सैचुरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलता है। इसके लिए ग्राफ बना रखा है एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है, वी नॉट वी भी एक ही बात है। ठीक है, तो पहले तो वी भी बहुत ही कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट कब होता है, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और बढ़ता कैसे, जैसे जैसे इस पे चार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो सेक्शन सी भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी भी देखना है तो मेरे चैनल को आप देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।